Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, मनोविज्ञान का टेस्ट नंबर 11 लेकर आपके लिए आया हूं। अगर आपने इसके पहले 10 टेस्ट नहीं देखे हैं तो उनको बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। साथियों, ये जो टेस्ट है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, रीट में फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों के लिए, साथ में सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए और जो अदर शिक्षक भर्तियां होती है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। मित्रों, इस टेस्ट में आपके लिए मैं अप्लाइड क्वेश्चन लाया हूं। जो व्यवहारिक क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत सारे आपको व्यवहारिक क्वेश्चन मिलेंगे और बिल्कुल ये बता के जाना कि टेस्ट आपको कैसा लगता है। कमेंट करके जाना कि क्या आप आगे भी ऐसे ही टेस्ट लेना देखना चाहते हो। तो मित्रों, शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला प्रश्न है, रीट की तैयारी करने वाले एक छात्र का सिलेक्शन नहीं होता है तो वह कहता है कि अध्यापक की नौकरी खराब है। बालक समायोजन की किस युक्ति का प्रयोग कर रहा है? देखिए अच्छी तरह से प्रश्न को। अब देखते हैं विकल्प को। साथियों, विकल्प है क्षतिपूर्ति, विस्थापन, शोधन, औचित्य स्थापन। तो इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। और ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, रोक सकते हो। मित्रों, इसका राइट आंसर आता है औचित्य स्थापन। चौथा विकल्प सही है। साथियों, अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है और फिर उस लक्ष्य की आप बुराई करते हो तो उसको ही औचित्य स्थापन या फिर युक्तिकरण या फिर उसको आप जुगाड़ भी कह सकते हो। मित्रों, एक और चीज़ है कि जो औचित्य स्थापन है इसकी जगह अगर विकल्प में या फिर इसके अलग एक और विकल्प आ जाए विपरीत रचना, तो वहाँ पर अगर लक्ष्य की बुराई की जाती है लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, तो फिर वहाँ पर औचित्य स्थापन और विपरीत रचना दोनों आ जाए तो फिर आपको विपरीत रचना को सही करना है। लेकिन यहाँ पर विपरीत रचना नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर औचित्य स्थापन रहेगा। क्षतिपूर्ति में क्या होता है, जबकि आपके में मतलब कोई एक पक्ष की कमी हो और आप उस पक्ष की कमी को दूसरे पक्ष से पूरी कर लेते हो तो वो होता है क्षतिपूर्ति। जैसे मान लीजिए एक विकलांग बालक है, वो कक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपनी जो विकलांगता है उसकी पूर्ति कर लेता है तो वो क्षतिपूर्ति कहलाता है। और शोधन या मार्गांतरीकरण का मतलब होता है मार्ग चेंज कर लेना लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में। एक होता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है कि अपना जो गुस्सा है वो किसी और पर निकाल देना। इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, खाती द्वारा किवाड़ टेढ़े बनने पर कहना कि लकड़ी गीली थी समायोजन की कौन सी युक्ति है? प्रतिगमन, विस्थापन, युक्तिकरण या प्रक्षेपण। तो साथियों, इसका राइट आंसर बताना है। इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। बताइए राइट आंसर। मित्रों, इसका भी सही आंसर प्रक्षेपण, चौथा विकल्प ही सही रहेगा। देखिए, प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? अपने दोषों को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोष मढ़ देना। यहाँ पर खाती क्या कर रहा है कि किवाड़ टेढ़े तो खाते ने बना दिए, लेकिन दोष किस पर मढ़ रहा है वो कि लकड़ी गीली थी, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रतिगमन का मतलब होता है पूर्व की अवस्था में लौटना। विस्थापन का मतलब मैं बता चुका हूँ, युक्तिकरण का मतलब भी बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 में चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। वहां उसे 2 लड़कियां बताई गई। दोनों लड़कियां बहुत ही सुंदर थी। अब उसे किसी एक का चयन करने में बहुत कठिनाई आ रही थी। लड़के के सामने कौन सा द्वंद्व उत्पन्न हुआ? परिहार परिहार द्वंद्व, उपागम उपागम द्वंद्व, परिहार उपागम द्वंद्व, उपागम परिहार द्वंद्व। तो साथियों, इसके लिए भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। आप बिल्कुल इसका सही आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा विकल्प, उपागम उपागम द्वंद्व। क्योंकि देखिए, उपागम जो द्वंद्व होता है इसमें क्या होता है, दोनों परिस्थितियां अपने अनुकूल होती है और दोनों में से किसी एक का चयन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसे उसको दोनों लड़कियां तो पसंद है लेकिन उसको किसी एक का ही चयन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों से शादी कर लेगा, इसलिए इसमें उपागम द्वंद्व आएगा। जो परिहार द्वंद्व है इसमें दोनों परिस्थितियां प्रतिकूल होती है। इसमें व्यक्ति दोनों का चयन नहीं करना चाहता है,
दोनों को, लेकिन उनमें से वो एक का चयन उसको करना ही पड़ता है, हालांकि वो दोनों का चयन नहीं कर सकता, करना चाहता है। इसलिए ये परिहार परिहार तो होगा ही नहीं, परिहार उपागम भी नहीं होगा, उपागम परिहार भी नहीं होगा, कौन सा होगा? उपागम उपागम द्वंद्व। इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 3 में। चौथा प्रश्न देखेंगे मित्रों। साथियों, चौथा प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहते हैं, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। मूल्यों में विभिन्नता के कारण ऐसा हो रहा है, अभिक्षमता में विभिन्नता के कारण ऐसा है, अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण ऐसा है, या प्रवर्तकता में विभिन्नता के कारण ऐसा है। तो साथियों, चौथे प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका तीसरा विकल्प सही है, अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण ऐसा है। देखिए, अधिगम शैली मतलब होता है पढ़ाई करने का तरीका। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अकेले पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो समूह में रहकर पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ये अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे मित्रों तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें यहाँ रिक्त स्थान को फिर रिक्त स्थान के अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है, या बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। तो साथियों, राइट आंसर बताइए। मित्रों, इसका दूसरा विकल्प सही है कि समावेशी शिक्षा कहती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। जो व्यवस्था है उसको बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, न कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। इसलिए मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, यह देखना है आपको। विकल्प है आपके सामने, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, और सभी विकास समान होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 5 सेकंड का समय मिलता है कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। साथियों, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है चौथा विकल्प, सभी विकास समान होते हैं, ऐसा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि सभी विकास थोड़ी समान होते हैं, सभी विकास अलग अलग तरह से होते हैं। मित्रों, यहाँ बाकी के सभी विकल्प सही है कि विकास का एक क्रम होता है, विकास के क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये सभी चीज़ें सही है। लेकिन यहाँ चौथा विकल्प सही नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, शैशव काल की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो मित्रों शैशव काल, अब शैशव काल ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। शैशव काल की जो अवधि होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष की। जन्म से 2 वर्ष का समय ही शैशव काल कहलाता है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 8वां प्रश्न है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अब देखो, राघव स्वयं संगीत बनाकर उसको बजा रहा है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी? स्थानिक, शारीरिक गतिक बुद्धि, म्यूजिकल बुद्धि, या संदिग्ध बुद्धि? तो मित्रों राइट आंसर बताइए। साथियों, इसका राइट आंसर है तीसरा विकल्प, म्यूजिकल होगी। म्यूजिकल मतलब संगीतज्ञ बुद्धि। यह संगीत नहीं लिखा हुआ है, ये लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक नहीं है, ये मैंने जान करके लिखा है। संगीत नहीं है, ये संतीग मैंने लिखा है ताकि आप कंफ्यूज हो वैसा ही शब्द देख करके। मित्रों, यहाँ पर म्यूजिकल मतलब संगीतज्ञ बुद्धि उसमें रहेगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्वयं अपने कीबोर्ड पर संगीत को तैयार कर कर उसको गा रहा है, उसको बजा रहा है। इसलिए इसमें तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। देखिए, सह शिक्षा मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां साथ रहकर पढ़ते हैं, वहां पर शिक्षक का क्या कहता है, लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये टिप्पणी क्या है? लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है।
लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है, लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो साथियों इसका सही विकल्प का चयन करना है प्रश्न नंबर 9 में। मित्रों इसका सही आंसर आता है दूसरा विकल्प, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। जातीय भेद अलग होता है, ये तो जाति के बारे में कह रहा है, लिंग के बारे में कहाँ कह रहा है, इसलिए इसका चौथा विकल्प गलत है। यहाँ पे दूसरा विकल्प सही है कि जो लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा है उसको यहाँ पर ये चीज प्रकट कर रहा है। ये कोई अच्छा उदाहरण नहीं है, ये वैज्ञानिक महत्ता को उजागर नहीं कर रहा है। मित्रों यहाँ दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षा है, या बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। तो 10वें प्रश्न का राइट आंसर बताना है आपको। साथियों इसका तीसरा विकल्प सही है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित शिक्षा है। आप बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर सकते, वो कोई बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होती है। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देंगे उनको तो क्या होगा, बच्चे बिगड़ेंगे, सीखेंगे थोड़ी। वो यहाँ पे स्वतंत्रता दो लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प गलत हो जाएगा। और अनुगमन और अनुकरण करना ये बाल केंद्रित शिक्षा में नहीं आता है। नैतिक शिक्षा देना संपूर्ण रूप से बाल केंद्रित नहीं कह सकते हो, लेकिन बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देते हो तो उसको आप बाल केंद्रित शिक्षा कह सकते हो। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती है। बहुभाषी मतलब जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती है, और इससे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए, समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, या परेशानी के रूप में। तो मित्रों 11वां जो प्रश्न है इसका भी आपको राइट आंसर देना है। साथियों इसका राइट आंसर रहेगा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। संसाधन आप प्रयोग कर सकते हो, हाँ भाई अलग अलग भाषा बोल रहे हो तो उसको आप एक संसाधन के रूप में, ताकि सभी बच्चे सभी भाषाओं में दक्ष हो सके। दूसरा विकल्प सही रहेगा। ये कोई समस्या, बाधा या परेशानी नहीं होती है, संसाधन के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। किसके विचार में बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं? ऐसा पियाजे ने कहा है, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा है, ऐसा युंग ने कहा है, या ऐसा स्किनर ने कहा है? तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है, ये जीन पियाजे के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और संसार के बारे में सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो डिसलेक्सिक होते हैं, सृजनशील होते हैं, प्रत्यास्थी होते हैं, या विकलांग होते हैं? मित्रों 13वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है सृजनशील होते हैं। देखिए अलग अलग सोच वाले पैटर्न है, मतलब अलग अलग सोच रखते हैं, वो नई सोच रखते हैं। और नई सोच किन बालकों के द्वारा रखी जाती है? सृजनशील बालकों के द्वारा, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 में 14वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक विकास के किस स्तर पर है? दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिन्यास, और सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिन्यास। तो मित्रों राइट आंसर बताइए 14वें प्रश्न का। मित्रों उसका राइट आंसर है दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास के स्तर पे वो है, क्योंकि देखिए वो सोच रहा है कि चोरी करना एक बुरी बात है, चोरी करने पर सजा मिलती है, इसलिए वो दंड और आज्ञा पालन की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति देखी जाए कि अगर वो दवाई नहीं लाएगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो यहाँ पर बच्चे को इतनी समझ नहीं है, क्योंकि अभी वो किस स्तर पे है? दंड एवं आज्ञा पालन के स्तर पे है, जिसके कारण वो ऐसा कह रहा है। इसका प्रथम विकल्प सही है।
प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए किस उक्ति का प्रयोग आप नहीं करोगे? छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करना। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए, प्रश्न नंबर 15 में सही आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका तीसरा आंसर सही है कि आप अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए आप उनकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं कर सकते। अत्यधिक प्रशंसा करो लेकिन एक सीमित मात्रा में। अगर प्रशंसा ज़्यादा करोगे तो वो क्या सोचेंगे कि हाँ यार मुझे तो सब आता है, और वो पढ़ाई करना कम कर देता है। इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। इस उक्ति का आप प्रयोग नहीं करोगे। ज़्यादा प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा एक निश्चित तरीके से निश्चित मात्रा में ही होनी चाहिए। इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों। 16वां प्रश्न है, एक बालक दूध विक्रेता को पगड़ी बांधते हुए देखता है तो उसे यह ज्ञात हो जाता है कि जो भी पगड़ी बांधता है वह दूध बेचेगा। कथन पियाजे के सिद्धांत अनुसार में बालक के मस्तिष्क में बनता है। प्रतीकात्मकता, अहम केंद्रिता, जीववाद या स्कीमा? मित्रों इसका राइट आंसर है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता मतलब उसके मन में, मस्तिष्क में एक प्रतीक बन जाता है कि जो दूध बेचने वाला है वो क्या पगड़ी बांधता है, मतलब जो भी पगड़ी बांधता है वो दूध बेचता है, ऐसा वो सोचने लग जाता है। उसका दिमाग में ऐसा प्रतीक बन जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रतीकात्मकता। 16वें प्रश्न में प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अधिगम का कौन सा नियम है? आत्मसात का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम, अभ्यास का नियम या आंशिक क्रिया का नियम? मित्रों इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है आंशिक क्रिया का नियम। देखिए आंशिक क्रिया का मतलब क्या है कि छोटी छोटी क्रिया करके हम सफल हो सकते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, एक छोटी सी बूंद है, लगातार अगर वो मटके में जाती रहेगी तो एक समय आएगा जब घड़ा पूरा भर जाएगा। आंशिक क्रिया का नियम ही ये कहलाता है। चौथा विकल्प यहाँ सही है। अभ्यास का नियम तो क्या है? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। साहचर्य परिवर्तन का नियम सीखने में जो तरीका है उसमें परिवर्तन लाना। आत्मसात या आत्मीकरण का नियम का मतलब है किसी चीज को ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, एक बालक जो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में खेलना रहना अधिक पसंद करता है, बालक विकास की कौन सी अवस्था में है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? मित्रों इसका दूसरा विकल्प सही है, बाल्यावस्था में है। क्यों? क्योंकि बालक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में, मतलब समलिंगीय समूह बनाकर रहना वो पसंद करता है। और समलिंगीय समूह किस अवस्था में बनाए जाते हैं? बाल्यावस्था में बनाए जाते हैं। अतः इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19वां देखेंगे मित्रों। 19वां प्रश्न है, एक कक्षा 10 के छात्र द्वारा अपने छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चलना उदाहरण है पलायन का, प्रक्षेपण का, प्रत्यावर्तन का या युक्तिकरण का? मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही है, प्रत्यावर्तन। इसको प्रतिगमन के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिगमन का मतलब होता है पूर्व की अवस्था में लौट जाना। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है और वो छोटे बच्चों की तरह रोने लग जाता है तो इसको भी प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन आप कह सकते हो। जैसे कक्षा 10 का छात्र है, छोटे बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह घुटनों के बल चल रहा है तो इसको भी प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन कहा जाता है। पलायन का मतलब तो होता है भाग जाना, मतलब जो सिचुएशन आपके सामने है वहां से अलग हो जाना, वहां से स्वयं को अलग कर देना ही कहलाता है पलायन। इसलिए इसका पलायन सही नहीं है, इसका प्रत्यावर्तन या प्रतिगमन आंसर सही है। प्रश्न नंबर 20वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे। एक बालक का कक्षा 6 में क्लास में प्रथम स्थान आने पर उसे अध्यापक द्वारा बहुत ही शानदार इनाम प्रदान किया गया। बालक कक्षा 7 में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके प्रथम स्थान लाने का प्रयास करता है। अधिगम कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? कि देखिए कक्षा 6 में बालक का प्रथम स्थान आया तो उसके अध्यापक ने बहुत अच्छा उसको गिफ्ट दिया, इनाम दिया। अब वो सोच रहा है कि यार मुझे ये इनाम कब मिलेगा जब मैं कक्षा 7 में भी प्रथम स्थान लाऊंगा। तो ये कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत।
तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए। साथियों आज का जो अंतिम प्रश्न है इसका सही आंसर है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है, जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। स्किनर ने अपने इस सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया था, चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, चूहों को पुनर्बलन इन्होंने दिया था क्रिया करने के बाद में। तो यदि क्रिया करने के बाद में पुनर्बलन दिया जाता है तो उसको ही क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि जो पुनर्बलन का सिद्धांत है वो CL हल के द्वारा दिया गया है, लेकिन स्किनर ने भी अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। तो मित्रों कैसा लगा टेस्ट, क्या आगे भी ऐसा ही टेस्ट लाऊं? वीडियो को शेयर करना यार बिल्कुल लास्ट में। अगर अच्छा लगता है वीडियो पूरा तो लाइक कर दिया करो एक छोटा सा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई किसी का फायदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।